फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग की कि आखिर ये कंट्रोलिंग क्या होता है। देखो, हमने शुरुआत की थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। सबसे पहला फंक्शन हमने प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग में हमने ये देखा कि हमें आखिर क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। यानी हमने प्लानिंग में ये डिसाइड किया था कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैसा बनेगा, किस टाइप का रहेगा, उसका डायमेंशंस क्या होगा, हाइट, ब्रेथ और आपका लेंथ क्या होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, सब कुछ हमने एक मॉडल डिजाइन किया था। किसमें? प्लानिंग के अंदर। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट वाकई में बनके तैयार हुआ वो प्लानिंग के हिसाब से है या नहीं है। यानी जैसा हमने सोचा था सेम वैसे ही प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो पहले तो हम लोग डेविएशन पता करेंगे कि भाई प्लानिंग के हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर उस डिफरेंस को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, वो सब कुछ आपको प्लानिंग के कंट्रोलिंग के अंदर ही आपको पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर ये कंट्रोलिंग आपका होता क्या है। तो देखो जरा, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, कंट्रोलिंग क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो वाकई प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसको आपको प्लान्ड से कंपेयर करना है। यानी जो आपने प्लानिंग की थी ना, उससे आप अभी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। ओके, इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, अगर बाई चांस कोई डिफरेंस या डेविएशन आता है, देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंस। तो आपको फाइंड करना है कि भाई किस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस। और आपको क्या करना है, वो सारे आपको स्टेप्स अपनाने हैं जिनसे ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, उस डिफरेंस को कम या फिर खत्म किया जा सके। यानी जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से ही प्रोडक्ट बने, तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में उनको ठीक किया जाए। एंड दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल। तो इन फ्यूचर आपका जो एक्चुअल है वैसे ही आपकी प्लानिंग रहे, यानी प्लानिंग के हिसाब से ही आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बने। ये सारे स्टेप्स आपके आते हैं कंट्रोलिंग के अंदर। ओके, सब कुछ किस में आएगा? आपका कंट्रोलिंग में। बात समझ गए? तो कंट्रोलिंग को अगर हम लोग शॉर्ट में समझे तो आपको कंपेयर करना है किसको? प्लान्ड को एक्चुअल से। अगर बाई चांस कोई डिफरेंस या डेविएशन आ रहा है तो उसके पीछे का उसका रीजन फाइंड आउट करो और ये कोशिश करो कि फ्यूचर में ये रीजन सामने ना आए, यानी ये डिफरेंस सामने ना आए। तो इन फ्यूचर प्लान्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल आना चाहिए। चलो, ये तो था हमारा खैर मीनिंग की बात। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्कोप कि भाई कंट्रोलिंग का क्या स्कोप है, कंट्रोलिंग में वाकई क्या क्या आता है। स्कोप का मतलब याद है क्या भाई? फील्ड ऑफ स्टडी, कि वाकई कंट्रोलिंग के अंदर आखिर क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज भाई, कंट्रोलिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, तो ये बहुत वाइड स्कोप में है। कंट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ आपका कंपेयरिंग एक्चुअल विथ प्लान्ड, आपका सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड के साथ एक्चुअल को कंपेयर करना ही आपकी कंट्रोलिंग नहीं कहलाता है। जबकि इसके अंदर आपका आता है कि भाई क्या रीजन थे, उनका क्या सॉल्यूशन है, यानी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से प्लान्ड और कंट्रोलिंग आपका डिफरेंस हो रहा है प्लान्ड और एक्चुअल में, तो उनके पीछे का रीजन क्या है, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, यानी उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ आपका कंट्रोलिंग में आएगा। तो अगर आपसे कंट्रोलिंग का इसको पूछा जाए तो भाई क्या लिखोगे? पहली चीज ये लिखोगे कि कंट्रोलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही एनालाइज करना नहीं होता है। कंट्रोलिंग के अंदर आपको सबसे पहले तो रीजन देखा जाता है कि भाई डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके बाद इन रीजंस का सॉल्यूशन कि डिफरेंस जो आ रहा है उसको ठीक कैसे किया जाएगा। ये आपका सब कुछ कंट्रोलिंग। चलो अभी भाई आ जाओ जरा। तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट है, यानी कंट्रोलिंग आप ये दो प्रकार से कर सकते हो। दो प्रकार के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंट्रोल है वो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक यानी स्ट्रेटेजिक जो वर्ड है वो स्ट्रेटेजी से बना है। स्ट्रेटेजी का मतलब भाई हमारी रणनीति। तो रणनीति यानी हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है, तो स्ट्रेटेजीज की वजह से अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उनमें आपको करेक्टिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। चलो थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रिफर्स टू चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स आर। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ये पता करता है कि आपकी स्ट्रेटेजीज, आपकी प्लानिंग यानी आपके प्लान्स कितने इफेक्टिव हैं, कितने बेटर हैं,
तो समटाइम्स देयर कैन बी डेविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस ड्यू टू प्लान्स एंड स्ट्रेटजी। तो कई बार क्या होता है यार, जो आपने प्लानिंग की ना, जो आपने प्लानिंग की, जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई, उनके वजह से भी आपकी डिफरेंस आ जाता है प्लान और एक्चुअल में। तो अगर आपकी स्ट्रेटजीज की वजह से, यानी आपके प्लान्स के, आपकी स्ट्रेटजीज की वजह से अगर कोई डिफरेंस आ रहा है प्लानिंग में और एक्चुअल में, तो भाई उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अब यार किस प्रकार के डिफरेंस आते हैं, आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से किस प्रकार के डिफरेंस आते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लो। तो फॉर एग्जाम्पल भी देख लो जरा। तो लेट प्लान्ड आउटपुट भी 100, हमने माना कि यार हमें 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। जो एक्चुअल आउटपुट है भाई वो 120 हो गया। यार सोचा था 100 यूनिट्स बनानी है, बन कितनी गई, 120 यूनिट। तो यहां पर अगर आप देखो तो भाई इन दिस मिसमैच इज ड्यू टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्लान। तो यार हमने प्लान को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, हमने कम अंदाजा लगाया था उसका। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। चलो इसके बाद एक और भाई, वो है हमारे पास दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट। तो यार ये ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन मतलब बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस तो समझते हो ना, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन कितनी प्रोसेस से होके गुजर रहा है। तो ये जो हमारे ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन में जितना भी चीज चल रहा है, सेल्स में जो भी चीज चल रही है, ये जितनी भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रही हैं, उनकी वजह से अगर कोई डिफरेंस आता है या उनमें जब हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा कहलाता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक तो मैनेजरियल और बाकी अदर एक्टिविटीज। मैनेजरियल तो समझ गए ना, मैनेजमेंट की वजह से, मैनेजमेंट याद है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट याद है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो भाई इनकी वजह से जब कोई डिफरेंस आता है ना, तो वो आपका आएगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट में। चलो थोड़ा सा और रीड आउट करें तो दैट इट इज टू फाइंड आउट वेदर द मिसमैच इज ड्यू टू फॉल्ट इन द एक्शंस और एक्टिविटीज। तो अब आपको यहां पर यह पता करना है कि जो भी मिसमैच हो रहा है, जो भी प्लांट और एक्चुअल में जो भी मिसमैच हो रहा है, वो आपका कौन से एक्शंस की वजह से, कौन सी एक्टिविटीज की वजह से मिसमैच हो रहा है। तो इन बोथ द एस्पेक्ट्स द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर मिसमैच एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। तो दोनों ही आपने पॉइंट पढ़े, एक आपका ऑपरेशनल, दूसरा आपका स्ट्रेटेजिक। तो दोनों में आपने यही देखा कि मैनेजर क्या चाहता है, मैनेजर चाहता है कि भाई पता करो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीजंस है, और रीजंस के साथ इनका क्या सॉल्यूशन है। यानी डिफरेंस आना था, आ चुका है, यार अब इसे ठीक तो करो। तो ये है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक और आपका ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक क्या था, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, हमारे प्लान्स पॉलिसीज के हिसाब से, और ऑपरेशनल हमारे बिजनेस ऑपरेशंस, हमारी एक्टिविटीज, हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलो अभी आ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। अभी जरा देखो कंट्रोलिंग का नेचर कैसा होता है। सिंपल पॉइंट्स है यार, 4 पॉइंट्स है, इजी पॉइंट्स है। तो देखो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, नेचर तो समझते हो ना, कंट्रोलिंग का बिहेवियर, कि भाई कंट्रोलिंग किस टाइप से बिहेव करता है। तो इजी पॉइंट्स है और सारे वही पॉइंट्स हैं जो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई, सब वही पॉइंट्स है। देखो अभी जरा, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यार ये एक ऐसा पॉइंट है ना, अगर प्लानिंग के फीचर पूछे यही लिख दो, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर पूछे यही लिख दो, स्टाफिंग पूछे ये लिख दो, भाई हर एक फीचर में यही है। कम्युनिकेशन पूछे यही लिख दो, कोऑर्डिनेशन पूछे यही लिख दो। तो कंट्रोलिंग में भी यही, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यानी कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा हम अपना गोल, यानी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट हमारे पास कंट्रोलिंग इज कॉल्ड परवेजिव फंक्शन। अच्छा परवेजिव याद है क्या, मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या था, अगर गलती से आपको ये परवेजिव का मतलब याद हो, परवेजिव का मतलब था भाई यूनिवर्सल। यूनिवर्सल याद है क्या, यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जिम हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, हर जगह जहां आप प्लानिंग कर रहे हो वहां आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी।
ठीक है, चलो तो कंट्रोलिंग आपका यूनिवर्सल होता है, यानी हर जगह एप्लीकेबल होता है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास, कंट्रोलिंग इज बोथ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यार कंट्रोलिंग एक मात्र ऐसा फंक्शन होता है जो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अच्छा बात करते हैं कि बैकवर्ड क्यों है और फॉरवर्ड क्यों है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब पीछे देख के चलना। तो कंट्रोलिंग हमारा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग हमेशा प्लानिंग को देख के चलता है। प्लानिंग मतलब हमारा पास्ट, हमने क्या सोचा था, वाकई वैसे प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपका कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग को देख के चलता है। ठीक है, और एक और चीज है इसमें, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड का मतलब भाई फ्यूचर। तो अभी आपने ये देखा कि डिफरेंस आया है, प्लान्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो डिफरेंस को ठीक करके इन फ्यूचर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखना, वो अचीव करना, तो भाई ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है, हम फ्यूचर को देख के भी चल रहे हैं। अच्छा एक चीज और यार, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा ना, तो एक चीज और सुनो। अभी हमने कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो भी डेविएशन आ रहे हैं उनको ठीक करना है, उनको करेक्टिव मेजर आपको लेने हैं। एक चीज और पढ़ी थी, करेक्टिव मेजर लेने से ये भी देखना है इसके बाद कि इन फ्यूचर आपसे वो गलती दोबारा ना हो। तो जब फ्यूचर में वो गलती दोबारा ना हो, यानी ये आपका कैसा फंक्शन है, तो ये है आपका फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, यानी आगे फ्यूचर भी देख के चलते हैं। तो कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। चलो एक लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर से मैं क्या कहूंगा, ये एक ऐसा पॉइंट है हर जगह चेप मारो भाई। तो चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, सब जगह ये फंक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है जो हमेशा चलता रहता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जैसे ही खत्म हुई, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, फिर से प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी ये फंक्शन आपका हमेशा चलते रहने वाला फंक्शन है, ये आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई, इजी पॉइंट्स थे सारे। अभी एक लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या है भाई इंपॉर्टेंस? यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है। आपसे इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या बिना कंट्रोलिंग के ऑर्गेनाइजिंग ठीक तरीके से नहीं चलती है क्या? क्या बिना कंट्रोलिंग के हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब थोड़ा बहुत घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। ओवरऑल पूछा जाएगा कि भाई आपके कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों जरूरी है। तो यार 6 पॉइंट है, और याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा, बट सबसे पहले पॉइंट्स को समझ लो यार। ठीक है, पॉइंट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने है, वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओहो, फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? अभी आपको नेचर ऑफ कंट्रोलिंग में पहला पॉइंट यही मिला था। तो अगेन कंट्रोलिंग हमारी मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करेगा? कंट्रोलिंग। भाई कंट्रोलिंग ही वो फंक्शन है जो प्लानिंग को देखता है, वाकई क्या सोचा था। तो जो सोचा था वो अचीव तभी होगा जब हम उस पर ठीक से कंट्रोलिंग करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ जरा। सेकंड पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो यार यहां पर हमें जज करना है। जज करना समझते हो ना भाई, आपने काफी सारे टीवी सीरियल देखे होंगे, ऐसे जज बैठ जाते हैं बच्चे, वो सिंगिंग करते हैं, उनको जज करते हैं फिर, है ना। तो यार यहां पर आपको जज करना है, आप मैनेजर हो कंपनी के, आपको जज करना है। क्या जज करना है? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अभी मैंने आपको शायद ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में मैंने आपको स्टैंडर्ड का मतलब भी बताया था। स्टैंडर्ड का मतलब कभी भी गुड क्वालिटी नहीं होता है। दोबारा से सुन लो, स्टैंडर्ड का मतलब कभी भी गुड क्वालिटी नहीं होता। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रॉपर शेप, प्रॉपर साइज, प्रॉपर कलर, उसका डायमेंशंस, ये आपका स्टैंडर्ड कहलाता है। तो भाई आपका स्टैंडर्ड प्रॉपर शेप, साइज, वेट, मेजर्स आपके एक्यूरेट हैं या नहीं है? अगर एक्यूरेट नहीं है तो इसे भी ठीक करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर वर्क कर रही है, जो मशीन्स हैं, क्या इन सभी चीजों का प्रॉपर यानी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है?
देखो एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझोगे। सपोज करो एक लेबर जिसकी कैपेसिटी दिन भर में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक लेबर दिन भर में कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है? 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग लेबर के हिसाब से प्रोडक्शन देखें तो मात्र 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 80। क्या लेबर का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है? आप कहोगे सर वो 100 कर सकता है, कर तो सिर्फ 80 ही रहा है। नहीं भाई, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा ही आपको पता चलता है कि हाँ यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, भाई प्रोडक्शन की स्पीड ठीक नहीं है, यानी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये सब आपको कंट्रोलिंग से ही पता चलने वाला है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। तो यहां पर यार जो भी एम्प्लॉइज है ना, जो भी वर्कर्स है ना, वो मोटिवेट होते हैं। अब मोटिवेट कैसे होते हैं वो भी समझ लो। देखो जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलो। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटे प्री बोर्ड चल रहे हैं। आपने कहा जी सर। मैंने कहा आपको 85 मार्क्स लेके आने 100 में से। क्या कहा मैंने? 100 में से आपको 85 मार्क्स लेके आने सेकंड प्री बोर्ड में। आपने कहा सर बहुत ज्यादा। मैंने कहा नहीं, लाने हैं तो लाने भाई, मेहनत स्टार्ट कर दो। तुमने कहा ठीक है। जैसे ही आप पेपर देके आए, रिजल्ट आया सेकंड पीरियड का, हमने रिजल्ट देखा आपके 86 मार्क्स, यानी 85 की सोचा ज्यादा ही आ गए, 86 मार्क्स आ गए। अब मैं तुमसे क्या कहूंगा? बेटे मौज कर दी तुमने, बेटे मजा आ गया मेरे को। तो यार आप मोटिवेट होगे या नहीं होगे? जाहिर सी बात है आप कहोगे सर अब तो बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस आने ही आने हैं। तो भाई बंदे मोटिवेट हो जाते हैं। सेम यहां आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो जो आपने प्लानिंग की थी सेम वैसा ही अगर प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, हम वर्कर्स को, हम एम्प्लॉइज को वो चीज बोलते हैं कि भाई वेरी वेरी गुड्स, तो यार वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो यार यहां से आपको यह भी पता चल रहा है कि काम सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का, प्रॉपर ऑर्डर का कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा। एट द एंड यानी लास्ट में पता चलेगा कि भाई सब कुछ ठीक ठाक था या नहीं था। और एक लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो यार अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे, बहुत बेहतरीन तालमेल बना रहे, तो यार एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, एक अच्छे तालमेल बनाए रखने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी एम्प्लॉइज में, हर एक जगह, हर एक एक्टिविटीज में, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप चाहते हो कि सब जगह कोऑर्डिनेशन बेटर बना रहे तो आपको टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना कंट्रोलिंग के शायद ये सारी चीजें ठीक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो अभी आप लोग मुझे सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके ये बताओगे कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में बताओगे, देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ओके, अब आप लोग इंतजार कर रहे होगे कि सर शॉर्ट ट्रिक तो बता दो। पॉइंट तो अगर हो गए याद, समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। जरा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, क्या है थोड़ा सा लिखो, पहले तो नोट करो। लिखो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लिखो भाई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, अगर देखो ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड समझते हो ना, प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन मोटिवेट, तो ये क्या करते हैं? ये भाई मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। आप सोच रहे होगे सर ये कैसी शॉर्ट ट्रिक हो गई, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। बेटा बात सुनो मेरी, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन स्टैंडर्ड है, बेटर है, तो ये क्या करता है? मोटिवेट करता है। किसको? रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज याद है, मशीन्स हुआ चाहे लेबर हुआ, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं आपके। तो रिसोर्सेज को मोटिवेट करता है और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अभी जरा 3 बार मेरे साथ बोलो, सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलोगे, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन मोटिवेट रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन।
दो बार और, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, मोटिवेट रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। एक बार और, तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, मोटिवेट रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। मैं गारंटेड कहता हूं आपको आधा याद हो गया होगा। अब एक काम करो, 3 बार लगातार 3 बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना। अगर किसी ने बेटे एक बार लिख के कॉपी पेस्ट किया ना, तो मेरा बेटा डिजिटली मुक्का भी पड़ जाना है आप लोगों को। 3 बार लिखोगे और लिख के फिर भेजोगे, और अगर गलती से और पढ़ने का मन हो ना, तो 3 बार कॉपी में जरूर लिख लेना। तो 3 बार कॉपी में, 3 बार पढ़ लिया और 3 बार आपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिया। बेटे इंपॉर्टेंस जीवन में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलो तो इतना करो, और मैं क्या कहूँ यार, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलूंगा मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और यार, तो मैं अनअकैडमी पर एक न्यू कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं यार। जो कोर्स है आपका वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस, जो कि आपका 12th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो भाई सभी लोग इनरोल कर लो। इकोनॉमिक्स का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, और सैंपल पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई अनअकैडमी इंस्टॉल कर लो। आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, तो वो आपको यूज करना है झांसी लाइव। क्या यूज करना है भाई? झांसी लाइव। झांसी मीन्स झांसी की रानी, और लाइव मीन्स मैं हर एक चीज लाइव पढ़ाऊंगा आपको। ओके चलिए, तो क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।